जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि अगर दो चार्ज बॉडी ले तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या फिर एक दूसरे को रिपल करेंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आप कैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ये पता कर पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपने बचपन में कभी देखा होगा कि अक्सर बड़े लोग जो रहते हैं, घर के बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो अक्सर ये बोलते हैं कि जब भी आप स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करें तो या तो चप्पल पहन के इस्तेमाल करें या फिर जब आप गीले हों तो उस कंडीशन में आपको स्विच बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप चप्पल नहीं पहने हुए हैं तो हो सकता है आपको करंट लग सकता है, या फिर जब आप ज़्यादा गीले हों तो उस कंडीशन में भी आपको करंट लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग जान जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, चप्पल पहनने से या फिर गीले होने से क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान होना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टर की कि कंडक्टर में होता क्या है। हम लोग पहले से ही जानते आ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ होता है और उन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि अलग अलग एटम हुए तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं वो अलग अलग प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कंडक्टर हम लोग उनको बोलेंगे जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हों। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगे तो हम बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा कंडक्टर है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक कोई मेटल की प्लेट है, ठीक है, वो कंडक्टर होगी। अब हम लोग उस पर देख रहे हैं कि आखिरकार उसके अंदर ऐसा क्या है कि उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो ये हमारे पास प्लेट थी, ये इसके अंदर बहुत सारे एटम हैं, हमने ये 6 एटम बनाए हुए हैं। होता क्या है कि बीच में न्यूक्लियस रहता है और बहुत सारी ऑर्बिट्स रहती हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिट बनाई है, बाकी बहुत सारी ऑर्बिट है। अब ऑर्बिट्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन बनाए गए हैं। ये जो हमारा लाल कलर का बीच में है ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बाहर साइड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में होता है निगेटिव चार्ज। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं। इस वजह से प्रोटॉन से बंधे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन और वो न्यूक्लियस के अबाउट चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात होती है 0 केल्विन की, जब कोई भी ऑब्जेक्ट 0 केल्विन पे हो। लेकिन अगर हम लोग रूम टेम्परेचर की बात करें तो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर में हीट एनर्जी होती है और हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर मिल जाए तो वो उस स्टेट को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिट्स में चला जाता है। तो होता क्या है कि अक्सर रूम टेम्परेचर पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी लेके हायर स्टेट में चले जाते हैं और न्यूक्लियस से फ्री हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एटम है, तो जैसे इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और वो यहाँ है, उसी तरह इस वाले एटम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों हैं। आप इस वाले में देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये एटम था, इसका एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा बाहर चला गया है, इसमें भी एक बाहर चला गया है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें से एक भी नहीं जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये अब न्यूक्लियस से फ्री हो गए हैं। अब ये यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। तो हमने इसी का डायग्राम बनाया है। ये इसमें क्या दर्शा रहा है, ये अपनी प्लेट है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता क्या है कि अगर हम लोग कोई भी चार्ज बॉडी ला रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चार्ज बॉडी लाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं निगेटिव चार्ज बॉडी लाता हूँ और इसको टच करा देता हूँ
तो क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज है, मतलब इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इन इलेक्ट्रॉनों को पुश करते हैं, इस डायरेक्शन में पुश करेंगे, ये इन डायरेक्शन में पुश करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कुछ देर बाद यहाँ आ जाएंगे। फिर जब ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कहीं यहाँ आ जाएगा मान लीजिए, तो फिर इस वाले को धक्का देगा ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको मूव करेगा इधर साइड, और भी ऐसे जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे तो आगे वाले को धक्का देते चलेंगे, रिपल करते चलेंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर इधर साइड निगेटिव चार्ज बॉडी टच कर दी जाए तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो वही कहला गया कि उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बहने लगी, करंट बहने लगा। और करंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनों के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन इधर साइड जा रहे हैं तो करंट हमारा इधर साइड फ्लो होने लगेगा। तो हमने क्या देखा कि मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कब? रूम टेम्परेचर पे, इसलिए उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी लाते, तब फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। आपको ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ऑलरेडी यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। जैसे अभी ये न्यूट्रल था और हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लाया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं, कहीं यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन वो रैंडमली मूव करते हैं, उन पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। इसलिए किसी भी मेटल पे नॉर्मली अगर रख दें तो उससे करंट प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अब ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन अब मूव करने लगेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हुआ, और जब मूवमेंट होता है एक ही डायरेक्शन में तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, और करंट का डायरेक्शन रहेगा इधर साइड। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। वहीं अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर उन ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। उसमें क्या होता है, हमने कोई भी लकड़ी की मान लीजिए प्लेट लिया है, ये लकड़ी की प्लेट है और उसके अंदर ये एटम बनाए हुए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग बनाने, तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है अपने बहुत सारे। जीरो केल्विन पे तो ये सब के सब न्यूक्लियस से बाउंड रहते हैं, जैसे कंडक्टर में होता था। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो बाहरी वाले ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बाउंडेड होते हैं। अगर हमें उन इलेक्ट्रॉनों को फ्री कराना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे एटम है और ये न्यूक्लियस कहला गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है अपने। कंडक्टर में होता क्या है कि इन इलेक्ट्रॉनों को अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये यहाँ से कूद के इस वाले ऑर्बिट्स में आ जाएंगे, यहाँ से कूद के वो यहाँ आ जाएगा। फिर अगर थोड़ी सी एनर्जी दी जाए तो फिर वो यहाँ से कूद के यहाँ आ जाएगा। लेकिन इंसुलेटर में जो बाहरी ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमारा ये एटम है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, तो इंसुलेटर में बाहरी ऑर्बिट्स वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हमें हाई स्टेट में लेके जाना है, यहाँ से इसको उठा के यहाँ लेके आना है, तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे तभी ऐसा होगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है इन इलेक्ट्रॉनों को कि ये बाहर जा पाए। तो रूम टेम्परेचर पे भी ये पूरे के पूरे बाउंडेड रहते हैं न्यूक्लियस से। एक आध ठो फ्री भी हो सकते हैं, मान लीजिए हमने कि एक ठो फ्री कर दिया है, इस वाले का इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया है, ये एक ठो है, लेकिन बहुत कम होते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही बात करें तो इसमें तो अच्छे खासे हो जाते हैं, 10 टू दी पावर में आ जाएगा, 4, 5 ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन इसमें 10, 5 तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कि एक ठो बस आया है तो एक ठो से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना कंडक्ट होगी, उतना ज़्यादा हम लोग फील नहीं कर पाएंगे उस इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन अगर अच्छा खासा टेम्परेचर कर दिया जाए
इसको टेम्परेचर हम लोग बहुत ज़्यादा बना दें तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि फ्री हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ये 300 केल्विन टेम्परेचर नहीं कहलाया। बहुत ज़्यादा अगर हम लोग टेम्परेचर कर दें तब फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ आ जाते हैं। तो हो सकता है कि 2-4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए या फिर 100-50 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर देखें रूम टेम्परेचर पे, जैसे ये है अपना रूम टेम्परेचर है, अभी 300 केल्विन है टेम्परेचर लगभग, तो अगर हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर होंगे तो 10 या 12 ऐसे कुछ होंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये निगेटिव चार्ज बॉडी है मेरी, ये उंगली निगेटिव चार्ज है, तो हमने इसको इधर साइड लाके टच कर दिया। अब टच कर देंगे तो निगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन 2-4 ठो रहे होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। लेकिन 2-4 इलेक्ट्रॉनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोग को झटका नहीं लगने वाला है। तो ऐसा होता है इंसुलेटर में। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट को हम लोग बोल देते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बाउंडेड होते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उसका कर दे तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि जब हम लोग चप्पल पहन के यूज करते हैं स्विच बोर्ड को तो हम लोगों को झटका क्यों नहीं लगता है, हम लोग करंट से कैसे बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये स्विच बोर्ड था और यहाँ पे ये लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का खड़ा हुआ है। अब इसको टच करना है, ये टच करना है, मान लीजिए ये टच कर रहा है। अब अगर चप्पल ये नहीं पहना हुआ है तो क्या होगा कि यहाँ से करंट उसके शरीर पे आएगा, उसकी बॉडी पे आएगा, और ये करंट बहते बहते कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और जैसे ही अर्थ में जाएगा तो चूंकि इस लड़के से होके करंट गया है तो इस लड़के को झटका लगेगा, इसको करंट लगेगा। लेकिन अगर हम लोग करते क्या है, चप्पल पहना देते हैं इस बंदे को, यहाँ पे हमने ये चप्पल पहना दी है, मान लीजिए ये चप्पल और यहाँ पे ये चप्पल पहना हुआ है। अब क्या होगा कि यहाँ से करंट उसकी बॉडी पे आएगा और बॉडी से आने के बाद उस चप्पल के पास रुक जाएगा, क्योंकि चप्पल हमारी होती है इंसुलेटर, और चप्पल से रुक गया, ग्राउंड पे जा ही नहीं पाएगा, तो कुल मिला के अब करंट रुका रहेगा, इस डायरेक्शन में करंट नहीं बहेगा। और जब करंट इस लड़के से होके नहीं जाएगा तो इसको झटका नहीं लगेगा। अगर हम लोगों ने चप्पल नहीं पहनी है, स्विच बोर्ड हमने टच किया तो पूरा का पूरा करंट ग्राउंड पे जा रहा है हमसे होके, तो हमें झटका लगेगा। लेकिन अगर हम लोग चप्पल पहन लेते हैं तो मेरे से होके आएगा और वहीं जाके रुक जाएगा चप्पल पे, क्योंकि चप्पल इंसुलेटर है, उससे करंट नहीं जाएगा नीचे साइड, तो हम लोग को झटका नहीं लगेगा। उसी तरह जब हम लोग गीले होते हैं तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस हम लोग का कम हो जाता है, तो वो हम लोग करंट वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे 3 या 4 पार्ट में जब आएगा, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। बाकी कंडक्टर और इंसुलेटर में यही होता है। एक और होता है सेमी कंडक्टर होता है, उसको हम लोग 19 या 20 पार्ट के समथिंग पढ़ेंगे। जब आप बैंड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा डाउट उसका क्लियर होता है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या फिर नहीं है। आसानी से हम लोग पता कर पाएंगे। उसका पहले देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं, फिर हम लोग वर्किंग देखते हैं कि आखिरकार इसकी वर्किंग क्या होती है। इसको बनाने के लिए हम लोग एक ग्लास का जार लेते हैं, ग्लास का बॉक्स लिया हमने, और उस ग्लास के बॉक्स में ऊपर साइड ढक्कन में थोड़ा सा छेद करके उसमें कोई भी मेटल की रॉड डाल देते हैं। ये हमारा ग्लास का जार था, ये ग्लास का बॉक्स है हमारा, ये ग्लास जार है, और ये हमारी मेटल की रॉड है, मेटलिक रॉड है, ठीक है। और उस मेटल की रॉड पे ऊपर साइड हम लोग प्लेट लगा देते हैं, कोई भी मेटल की ये भी प्लेट है। और जो हमारी ये जो वायर थी है ना, ये रॉड थी, इसके निचले हिस्से पे हम लोग गोल्ड की 2 पतली पतली पत्तियां लगा देते हैं, और जो कि ऐसे ऐसे वो मूव कर सकती हैं, डुल सकती हैं। तो ये क्या है, अपनी गोल्ड लीफ है।
और यहाँ पे हम लोग टीन लगा देते हैं, टीन की पत्तियाँ लगा देते हैं या फिर प्लेट आप समझें, और उसको हम लोग ग्राउंडेड कर देते हैं। तो ये हो गया ग्राउंडेड, और यही बन जाता है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हमने किया क्या, एक बॉक्स लिया ग्लास का और उसके बीच पे ढक्कन पे होल करके हमने एक मेटल की रॉड डाल दी। उस मेटल की रॉड के ऊपरी हिस्से पे हमने कोई भी प्लेट लगा दिया और निचले हिस्से पे हम लोग 2 गोल्ड की पत्तियां लेते हैं और उनको यहाँ पे लटका देते हैं। इस ग्लास के जो हमारा बॉक्स है ग्लास का, उस ग्लास के निचले हिस्से पे ऐसे गोलाकार पट्टियां हम लोग लगा देते हैं टीन की, और इसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है। अब हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, वो समझते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कोई भी चार्ज बॉडी लाते हैं, इस बार अभी हम लोग निगेटिव चार्ज बॉडी लाते हैं, निगेटिव चार्ज बॉडी लाते हैं और इस पर टच करा देते हैं, तो क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे क्योंकि ये मेटल की प्लेट है और यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो ये हुई, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पूरे में इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे। तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन पूरे में आके फैल गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज कम हो जाएगा और इस डायरेक्शन में आके फैल जाने वाला है। अब ये जो चार्ज होगा ये गोल्ड की पत्तियों में भी आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि अब दोनों पत्तियां हैं वो यहाँ वहाँ मूव कर सकती हैं और दोनों में आ गया है निगेटिव चार्ज, तो वो दोनों फैल जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। अब अगर हम लोग फिर से इसको हटा दें, यहाँ से हटा दें, तो फिर से ये दोनों पत्तियां न्यूट्रल हो जाएंगी और उन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए इस बार हम लोग प्लस चार्ज बॉडी ला रहे हैं, ये प्लस चार्ज बॉडी हमने लाई। जैसे ही हम इसको टच कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कुछ प्लेट से, कुछ रॉड से निकल जाएंगे, कुछ पत्तियों से निकल जाएंगे और ये यहाँ से निकल के वहाँ चले जाएंगे और कुछ चार्ज खत्म कर देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर साइड चले गए, तो इधर साइड भी आ जाएगा प्लस का चार्ज और ये थोड़ा सा चार्ज खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बस चार्ज बचा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पूरे में चार्ज जो रहेगा हमारा पूरे में फैलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के उसको खत्म कर देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और इधर साइड बस चार्ज रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं, बराबर चार्ज रहेगा हर जगह। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको लाते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन उठ के उधर साइड चले गए, तो दोनों में आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये पत्तियाँ फिर से फैल जाएंगी हमारी। अगर इनको हटा देंगे तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर से हमारी पत्तियाँ पास आ जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसी चार्ज बॉडी लाते हैं जो कि अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ये हमने कोई भी चार्ज बॉडी लाई और इस पर अनचार्ज बॉडी लाई और इस पर टच करा दिया, तो ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, ना तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में जाएंगे, ना तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएंगे। तो ये जो हमारी पत्तियाँ रहेंगी वो सिकुड़ी ही रहेंगी। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी लाते हैं तो वो पत्तियां फैल जाती हैं और अगर अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो वो पत्तियां सिकुड़ी ही रहती हैं। अभी हम लोग टच करा रहे थे इस ऑब्जेक्ट को, जो भी चार्ज बॉडी थी उसको इस प्लेट से टच करा रहे थे, लेकिन अब हम लोग टच नहीं करा रहे हैं, तब क्या होगा, इसको हमने टच नहीं करा, ये हमारी चार्ज बॉडी थी, मान लीजिए कि इसमें प्लस का चार्ज था, तो होगा क्या कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, मेटल के ऊपरी हिस्से पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस हिस्से पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि इन दोनों जो पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों में आ गया है पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से ये फैल जाएंगी। अगर हम लोग इसको हटा दें, इसको हमने हटा दिया, तो फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में आ जाएंगे और फिर से हमारा चार्ज खत्म हो जाएगा। जैसे ही हम उसको हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा चार्ज खत्म और पूरा का चार्ज खत्म, तो फिर से ये न्यूट्रल आ गए। अगर माइनस का चार्ज बॉडी ला दिए तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन उतर के इधर साइड आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो फिर से दोनों पत्तियाँ
फैल जाएंगी। तो हमें ये पता चला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि चार्ज है, तो या तो हम उसको लाके इस प्लेट पे टच करा दें तब भी वो पत्तियां फैल जाएंगी, या फिर दूर पे ही रखे रहें तब भी पत्तियां फैल जाएंगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाने से उस इलेक्ट्रोस्कोप की जो गोल्ड की पत्तियां हैं वो अगर फैल रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा चार्ज था। और अगर वो पत्तियां फैल नहीं रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा चार्ज नहीं था। हम दोनों तरीके से पता कर सकते हैं, या तो टच करा दे उस मेटल की प्लेट पे तो चार्ज आने लगता है, या समझे कि इधर प्लस चार्ज इधर साइड आ गया है, या फिर अगर हम लोग दूर भी रखते हैं तो फिर यहाँ के जो चार्ज हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, एक साइड पॉजिटिव आ जाएगा दूसरे साइड निगेटिव। तो हम लोग ऐसा भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेसिक कि गोल्ड लीफ क्यों यूज किए हैं। तो गोल्ड लीफ इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि गोल्ड को पीट पीट के हम लोग बहुत पतला कर सकते हैं। पतला कर देंगे तो वो पत्तियां जो रहेंगी बहुत हल्की रहेंगी। अब उनमें अगर थोड़ा सा भी चार्ज आ जाएगा तो वो एक दूसरे से फैल जाएंगी। अगर भारी प्लेट हम लोग यहाँ पे यूज करें, भारी पत्तियां जो मोटी रहेंगी, तो ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाएंगे तो जब इसमें ज़्यादा चार्ज रहेगा तभी वो एक दूसरे से दूर जा पाएंगी। तो गोल्ड लीफ यूज करने से एक फ़ायदा ये हुआ कि अच्छा खासा पतला कर देंगे हम उन पत्तियों को, और पत्तियां पतली रहेंगी तो थोड़ा सा भी अगर चार्ज आ गया इसके पास तो फिर ये बता देगा कि इस ऑब्जेक्ट में चार्ज है या फिर नहीं। और ग्लास का जार हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर ग्लास का जार यूज ना करते, मान लीजिए ऐसे पता कर रहे हैं, ये हमारी रॉड है, हमने प्लेट लगा दी और यहाँ पे पत्तियां लगा दी। जैसे ही हम इस चार्ज बॉडी को लाएंगे, मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, इसके पास लाएंगे तो होगा क्या, इसमें भी चार्ज आ जाता है, पत्तियों में चार्ज आ जाता है और पत्तियां फैल जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे चारों ओर एयर रहती है, हवा रहती है, तो हवा उस चार्ज को खत्म कर देगी। जो पत्तियों में चार्ज है उस चार्ज को डिस्चार्ज वो करने वाली है, क्योंकि खुद आयनाइजेशन उसका हो जाएगा और वो अपने में चार्ज ले लेगी। तो फिर से पत्तियां अनचार्ज हो गई, तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हमारी ये ऑब्जेक्ट चार्ज थी या नहीं थी। फिर से एक बार समझें कि ये हमारा सब कुछ सेटअप था, ये मेटल की रॉड थी, ये पत्तियां थी, हम ऐसे न एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे, इस पे चार्ज है, जब इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे, टच करा देंगे तो इस पूरे ऑब्जेक्ट में चार्ज आ गया है, लेकिन यहाँ पे एयर है तो उस चार्ज को तुरंत ही खत्म कर देगी। तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि इसमें चार्ज था या नहीं था, क्योंकि यहाँ का चार्ज अगर खत्म तो ये पत्तियां नहीं भागेंगी। इसलिए हम लोग ग्लास जार में बंद कर देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वहाँ से एयर निकाल दी जाए। एयर निकालने से हमें सबसे अच्छा क्या रहेगा कि एयर नहीं है तो उसका आयनाइजेशन नहीं होगा, चार्ज ये दोनों पत्तियों में जो चार्ज है वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगी। तो हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या फिर नहीं है। यहाँ पे हम लोग टीन की प्लेट लगा के ग्राउंडेड इसलिए कर देते हैं क्योंकि मान लीजिए कि कई बार हमें पता नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा चार्ज है या फिर बहुत चार्ज है। अब इसको हम ला रहे हैं, चेक करने वाले हैं कि इस पे चार्ज था या नहीं था। अब इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज है तो क्या होगा, इसको जैसे हम लोग इसके पास लाएंगे तो ये पत्तियां बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिपल करेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया है तो बहुत ज़्यादा रिपल करेंगी और हो सकता है कि वो पत्तियां टूट के बिखर जाएं या फिर कहीं ग्लास वगैरह भी टूट जाए हम लोगों का, इतनी ज़्यादा तेज़ी से रिपल हो। इसलिए हम लोग उससे बचने के लिए उसको ग्राउंडेड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा चार्ज है इसको हमने यहाँ पे ला दिया, अब इसके पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा चार्ज है तो ये पत्तियाँ फैल के इसके टच में आ जाएंगी, ये फैलेंगी, इसके टच में आ गई और वो ग्राउंडेड है तो पूरा का पूरा जो बहुत ज़्यादा चार्ज है वो ग्राउंड पे चला जाएगा। इसलिए हम लोग ये पत्तियाँ यूज करते हैं, ये जो टीन की प्लेटें हैं ये यूज करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा चार्ज है वो ग्राउंड पे चला जाए और हम लोग सेफ बने रहें। तो आज हमने ये सीखा कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और हमने ये पता किया कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है और इसकी हेल्प से हम लोग आसानी से ये पता कर पाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। अगली वीडियोस में हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।